बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है दैट विल बी अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम स्टडी करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस को। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ चुके, हम अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ चुके। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जब भी कोई बेस अटैक करेगा किसी अल्काइल हैलाइड पे, तो हैलो ग्रुप के साथ साथ एक हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी। वो जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। सो मैंने आपको अल्फ़ा एलिमिनेशन भी बताई, बीटा एलिमिनेशन भी, और ये जितनी भी मैं बात करूँगा वो बीटा एलिमिनेशन के प्रोस्पेक्टिव में होगी। सो अल्टीमेटली आपको बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना होगा, तभी एलिमिनेशन मुमकिन हो पाएगी। अब जब भी कोई बेस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने जाएगा, अगर तो हमारे पास अवेलेबिलिटी एक सिंगल बीटा हाइड्रोजन की है तो अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। बट अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, सपोज दैट वी हैव 2 बीटा हाइड्रोजन, तो किसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होगा और कौन सा अल्कीन बनेगा, यानी डबल बॉन्ड जो होगा वो किस जगह पे बनेगा। इसको हम एक स्पेसिफिक रूल के अंडर स्टडी करते हैं जिसको सेज़िफ रूल कहा जाता है, और इसी को हम ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड कहेंगे कि जब भी कोई बेस किसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बीटा एलिमिनेशन में, तो कौन सा वाला बीटा एलिमिनेट होगा, कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, आप ये देख सकते, इसमें जो कार्बन ब्रोमीन के साथ अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन है, एंड देयर इज़ ओनली 1 बीटा कार्बन, दैट इज़ दिस वन, एंड दिस बीटा कार्बन हैज़ 2 बीटा हाइड्रोजन्स। अवेलेबिलिटी एक ही है, एक हाइड्रोजन जाएगा। अब देखिए इसकी राइट साइड पे किसी बीटा कार्बन की मौजूदगी नहीं, ये बीटा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है जो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जैसे ही कोई भी बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे होगी, पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट अगले ही केस में मैं आपको एक मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा। सो वी हैव दिस वन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इफ़ दिस कार्बन इज अल्फा वी हैव 2 बीटा कार्बन्स, और बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ से भी, फ्रॉम द राइट साइड एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड को ओरिएंट करना होगा कि किस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, राइट साइड से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा या लेफ्ट साइड से। सो बताता चलूँ, दोनों तरह के हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट होने की जो चांसेस होते हैं वो हर वक्त मौजूद होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि सेज़िफ प्रोडक्ट बनेगा तो एंटी सेज़िफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन याद रखें हम फ़िलहाल E1 को डिस्कस करेंगे। E1 मैकेनिज़्म में जब हैलो ग्रुप छोड़ के जा चुका होता है, अल्टीमेटली कार्बोकेटाइन फॉर्म हो चुका होता है, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन होना होती है। जैसे कार्बोकेटाइन बन जाए, सपोज दैट ये ब्रोमीन यहाँ से हटा दी जाए एंड दिस कार्बन बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज और पूरा मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन बन जाए। अब इसके प्लस को ख़त्म करने के लिए राइट साइड से भी बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, लेफ़्ट साइड से भी हो सकता है। ऐसे में सेज़िफ रूल कहता है, मैं आपको पहले दोनों मुमकिन प्रोडक्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद सेज़िफ रूल पे आते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो अल्टीमेटली ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, सो इट विल बी 1 ब्यूटीन। अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, प्रोडक्ट विल बी दिस वन, दैट इज़ 2 ब्यूटीन। अगर हम इनकी परसेंटेजेस देखें तो 90%, 19% जो होगा 1 ब्यूटीन होगा और 81% 2 ब्यूटीन होगा।
सेज़िफ रूल के मुताबिक इफ़ यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग द 2 हाइड्रोजन्स और इफ़ यू हैव द 2 बीटा हाइड्रोजन्स, then we will get an alkene which is more stabilized. हाइड्रोजन वो वाला एब्स्ट्रैक्ट होगा जिसके नतीजे में बनने वाला अल्कीन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। अब हमारे पास 1 ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन, एंड एज वी नो दैट 2 ब्यूटीन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 ब्यूटीन। उसकी वजह है 2 ब्यूटीन में हाई सब्स्टिट्यूशन है। जो अल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अल्टीमेटली 2 ब्यूटीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मैं दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। 1 ब्यूटीन कुछ इस तरह होगा, CH3 CH2, बल्कि वी हैव 2 कार्बन्स हेयर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 C। ये 1 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन इस तरह होगा, दोनों के एक साइड पे CH3 मौजूद होगा। सो यहाँ पे देखें एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुए हैं। हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो होगा 2 ब्यूटीन होगा, इट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 2 ब्यूटीन विल बी मोर फेवर्ड इन E1 mechanism, and in this case सेज़िफ रूल इज़ मोर फेवर्ड, दैट इज़ 81%। तो सेज़िफ रूल के मुताबिक अगर हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है तो हम वो वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, या हमारा बेस जो होगा वो वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिसके नतीजे में बनने वाला अल्कीन जो होगा वो मोर स्टेबलाइज्ड होगा और हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा। सो इन दिस केस 2 ब्यूटीन इज़ मोर फेवर्ड। ये जो सारा है वो E1 मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कशन हो रही थी। अब E2 के बारे में बात करते हैं। E2 मैकेनिज़्म में एक ही स्टेप में बेस का अटैक होता है, उसी स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसी स्टेप में डबल बॉन्ड क्रिएशन होगी, और उसी स्टेप में जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो छोड़ के जा चुका होगा। अल्टीमेटली हम इसमें बीटा हाइड्रोजन जो ट्रांस फॉर्म में होंगे हम उसको देखेंगे कि कितने ज़्यादा हैं। सो इफ़ वी हैव 1 तो डेफिनेटली प्रोडक्ट विल बी अ सिंगल वन। इफ़ देयर आर 2 ट्रांस बीटा हाइड्रोजन तो ऐसे में हम देखेंगे कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये डिपेंड करता है, एक तो हमारे सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर क्या है और दूसरा हमारे लीविंग ग्रुप की नेचर क्या है। मसलन अगर हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर जो लीविंग ग्रुप है वो कोई न्यूट्रल स्पीशी है, यानी ऐसा लीविंग ग्रुप जब छोड़ के जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज होकर बाहर निकलेगा, ऐसे में हमें सेज़ो प्रोडक्ट मिलते हैं। और अगर हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो इस तरह का चार्ज पार्टिकल है जो जाते हुए बॉन्ड अपने ऊपर समेट के न्यूट्रल बन के निकलेगा, ऐसे में एंटी सेज़िफ रूल जिसको हम हॉफमैन रूल कहते हैं, सो हॉफमैन रूल फॉलो होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये देखें हमारे पास एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है या एक ऐसा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है लीविंग ग्रुप की जगह, सॉरी इट्स नॉट अल्काइल हैलाइड, लीविंग ग्रुप की जगह हमारे पास एक ऐसा मेंबर मौजूद है जो पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये लीविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, अल्टीमेटली ये न्यूट्रल होके जाएगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करते हुए जाएगा। E1 में एक ही स्टेप में बेस ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है और उसी स्टेप में जाएगा। यहाँ पे देखें ये वाला बीटा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ 2 बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, यानी यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, और 2 बीटा कार्बन्स मौजूद हैं, बीटा हाइड्रोजन और मोर देन 2। अल्टीमेटली अब देखेंगे कि अगर तो ये सेज़िफ रूल को ही हम फॉलो करते तो 1 जो ब्यूटीन है वो अब कम बनना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू 2 ब्यूटीन, बट अब के बार 1 ब्यूटीन 74% है, 2 ब्यूटीन 26%, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन है वो ज़्यादा फेवर्ड रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज, और मैंने बताया अगर तो ये मैकेनिज़्म E1 होता, अगर ये मैकेनिज़्म E1 होता, लीविंग ग्रुप पहले स्टेप में छोड़ के जा चुका होता, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई होती तो 2 ब्यूटीन ही मोर फेवर्ड होता। लेकिन क्योंकि ये E2 है, एक ही साइमल्टेनियस स्टेप में ये सारे प्रोसेस होंगे, ऐसे में लीविंग ग्रुप अगर पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल स्पीशी बन के जाएगा, तो हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा फेवर्ड होगा एज़ कम्पेयर टू सेज़िफ। सेज़िफ प्रोडक्ट में मोर सब्स्टिट्यूशन होती है और हॉफमैन में लेस सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन हमें हासिल होते हैं। अब एक एग्जांपल में
मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई करता हूँ। मेरे पास 2 ब्रोमोपेंटेन है। अगर यहाँ तक तो बात होगी थी लीविंग ग्रुप की। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा बेस है, मसलन अब बेस की नेचर भी डिसाइड करेगी कि E2 मैकेनिज़्म में सेजेफ प्रोडक्ट ज़्यादा फेवर्ड होगा या हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर मेरे पास बेस जो है वो ये वाला हो, सोडियम साल्ट ऑफ एथानॉल एंड एथानॉल, यानी कोई बल्कि ग्रुप्स नहीं हैं, ऐसे में क्या होगा, देखें सेजेफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फेवर्ड है और हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो लेस फेवर्ड है। और अगर हम एक बल्कि बेस को यूज़ करेंगे, जैसे देखें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का साल्ट है, पोटेशियम साल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हम ज़्यादा बल्कि बेस को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट आपके बार जो होगा वो ज़्यादा फेवर्ड होगा 73%, और जो सेजेफ होगा वो 27% होगा। इसका मतलब E1 में तो हमेशा से ही सेजेफ रूल ज़्यादा फेवर्ड होता है, बट E2 में डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या है और हमारे पास नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या है। अगर तो लिविंग ग्रुप न्यूट्रल स्पीशी है, सेजेफ प्रोडक्ट फेवर्ड होगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है तो हॉफमैन जो प्रोडक्ट है वो फेवर्ड होगा। ऐसे ही जो हमारा बेस है, जो अटैकिंग बेस है, अगर तो वो छोटे साइज़ का है तो सेजेफ प्रोडक्ट फेवर्ड होगा, बट इफ़ इट इज़ बल्की और वन देन जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा फेवर करेगा। सो यहाँ पे इस लेक्चर में आपको जो ज़्यादा तवज्जो से बात सीखना है वो सेजेफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड का क्या मतलब है। सो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।